ये मामला जुड़ा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से, जिनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो खबर ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। और ये कोई आम एफआईआर नहीं है, ये प्रयागराज की एक स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर पर हुई है और इसमें पीओसीओ एक्ट की बेहद गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस केस में कौन कौन शामिल है। देखिए, एफआईआर जो झूसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, उसमें साफ साफ नाम है। मुख्य आरोपी बनाया गया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को। उनके साथ सह आरोपी हैं मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और कुछ अन्य लोग। और ये पूरी शिकायत दर्ज करवाई है आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने। ठीक है, तो नाम तो सामने आ गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आरोप आखिर हैं क्या? इतने गंभीर क्यों हैं ये आरोप? शिकायत के मुताबिक मामला 2 नाबालिगों से जुड़ा है, जिनकी उम्र करीब 14 और 17.5 साल बताई जा रही है। आरोप ये है कि जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच, मतलब लगभग 1 साल के दौरान, कई मौकों पर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। और इसमें माघ मेले के दौरान हुई घटनाएं भी शामिल हैं। एफआईआर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि बच्चों पर दबाव बनाने के लिए ये लाइन इस्तेमाल की जाती थी, ये गुरु सेवा है, इससे आशीर्वाद मिलेगा। मतलब शोषण को एक तरह से धार्मिक सेवा का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश की गई। अब ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पॉक्सो आखिर है क्या। देखिए, ये एक बहुत ही सख्त कानून है जो खास तौर पर बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस यानी यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। और इस केस में जो धाराएं लगी हैं वो सीधे सीधे इसी कानून के तहत आती हैं। और कानून कितना सख्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए, 20 साल। इस एफआईआर में जो सबसे गंभीर धारा लगाई गई है, उसमें कम से कम 20 साल की सजा है, और ये सजा उम्र कैद तक भी जा सकती है। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं, जैसे कि सेक्शन 3, 4, 6 और भी कई। इनमें से एक है सेक्शन 5L और सेक्शन 6। ये खास तौर पर तब लगता है जब किसी बच्चे के साथ गंभीर किस्म का यौन उत्पीड़न हुआ हो। अब एक और जरूरी सवाल कि शिकायतकर्ता को एफआईआर लिखवाने के लिए सीधे कोर्ट क्यों जाना पड़ा? पुलिस के पास पहले क्यों नहीं गए? या गए तो क्या हुआ? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। तो हुआ ये कि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का आरोप है कि उन्होंने पहले स्थानीय पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन उनका कहना है कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब पुलिस ने कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब उन्हें मजबूरन स्पेशल पीओएससीओ कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी और फिर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। और ये जो कोर्ट जाने का रास्ता है, ये कानून में मौजूद है, जो हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस है। उसकी धारा 173(4) में ये प्रावधान है। ये साफ कहता है कि अगर पुलिस किसी गंभीर संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकता है। तो फिर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा? चलिए जज के उस निर्णायक आदेश की अहम बातों पर नजर डालते हैं। स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जब मामला बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध का हो, तो उसकी जांच करना स्टेट की यानी राज्य की जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ शिकायतकर्ता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, और यही वजह थी कि कोर्ट को दखल देना जरूरी लगा। चलिए, एफआईआर तो हो गई, जांच भी शुरू हो गई है, तो अब आगे क्या होगा? जांच कैसे आगे बढ़ेगी? कोर्ट ने सिर्फ एफआईआर का ऑर्डर देकर मामला खत्म नहीं किया, बल्कि जांच के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों और आरोपियों का मेडिकल कराया जाए, सबूत इकट्ठा किए जाएं, फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान की फोरेंसिक जांच हो, मोबाइल लोकेशन चेक की जाए और ये भी पता लगाया जाए कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। तो मतलब साफ है, अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी दबाव के और तेजी से की जाए। और अंत में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। शिकायत दर्ज होने से लेकर कोर्ट के दखल तक की ये पूरी कहानी हमारे देश में बाल संरक्षण कानूनों को लागू करने के सिस्टम पर, उसके अमल पर कई सवाल उठाती है।